डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील से 13 किलोमीटर दूर कोकापुर गांव में 13 नवंबर 1996 को वालजी पाटीदार और धूलीबाई के घर एक बच्चा पैदा होता है। परिवार में खुशियों का माहौल था। मोहल्ले में मिठाई बांटी गई, लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। माँ बाप ने बड़े ही प्यार से बच्चे का नाम यशवंत रखा, लेकिन किसे पता था जल्द ही इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। जिस बच्चे के पैदा होने पर आज जो समाज बधाइयां भेज रहा है, कल वो ही ताने देगा। समाज से शर्मिंदा होकर परिवार को सिर झुकाना पड़ जाएगा। किसे पता था ये एक संघर्ष की शुरुआत है। किसे पता था जिसे समाज और परिवार लड़का समझ रहे हैं, असल में उसकी आत्मा लड़की की है। किसे पता था आज जिसे समाज यशवंत कहकर बुला रहा है, कल वही यशवंती बन जाएगी। ये कहानी है यशवंत से यशवंती बनी एक किन्नर की। ये कहानी है एक मनुष्य की, मनुष्यों के बीच में खुद की पहचान की लड़ाई की। और ये लड़ाई इतनी आसान नहीं रही और ना रहने वाली है। ये यशवंती के भाई के आंसू बता रहे हैं। छोटा भाई हूँ मैं। आप क्या मानते हो, भाई मानते हो बहन मानते और मैं उनको बहन भी मानता हूँ, भाई भी मानता हूँ। उसने मेरे लिए सब कुछ किया है और छोटा था सबसे उसने मुझे संभाला है। सब लोगों ने मेरे भाई को ऐसा बुरा बोला, पर मैंने कभी अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं बोला। बहुतों ने चिढ़ाया, पर मेरे को कितने भी किसी ने कुछ भी बोला, पर मेरे भाई के बारे में मैंने कभी बुरा किसी के बारे में सुना भी नहीं। और जिसने मेरे को बोला उनको मैंने कुछ नहीं बोला। जैसा है मेरा भाई है वो। लड़ाई हुई कभी इन चक्कर में लड़कों से? लड़कों में से लड़ाई तो होती रहती है। अभी मेरा भाई मेरे हर सपोर्ट में आता है। आप क्या सोचते हो कि अब यशवंती का फ्यूचर क्या होना है? फ्यूचर उनकी नौकरियां को उनको कांस्टेबल बनना है, तो उनका आरक्षण दो। यूँ बोलना चाह रहा हूँ मैं कि मेरा भाई ने बचपन से मेहनत की है, वो ऐसा था और वो अभी वो है, पर उसके लिए उसको आरक्षण दो प्लीज़। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि मेरा भाई ने बहुत मेहनत की है और इसके लिए उसको दो प्लीज़। मैं बोलना चाहता हूँ उनको। यशवंती अपना ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ बिताती है। किताबों को भी वह बराबर का समय देती है, क्योंकि वह जानती है यही वो रास्ता है जो समाज में उसे सिर उठाकर जीने का हक दिला सकता है। वो पढ़ रहा था, लेकिन कभी भी ऐसा हमको एहसास नहीं हुआ कि मेरा लड़का है, कि वो नाम मर्द में आ रहा है, कि ऐसा पता नहीं चला। और 9 साल के बाद मेरे को पता चला, जब मैंने बहुत दवाई भी कराई, दवाखाने में भी लेके चले उनके पप्पा दोनों। उसके बाद डॉक्टर ने बोला आप कितनी भी दवाई करो, लेकिन आपका कोई मतलब नहीं है। तो पहले आपको ऐसा लगा कि ये कोई बीमारी है? हाँ, कोई बीमारी। और आप सोच रहे थे कि ये सही हो सकते हैं? हाँ, सही हो सकते हैं। तो हम एक ही लड़का है मेरा, तो बहुत हो गया। ज़्यादा लड़का है हमारे पाटीदार समाज में क्या कि शादी कराने की भी तकलीफ होती है। 25-30 लाख रुपया चाहिए, तो एक लड़का है मेरा, तो उनकी शादी करा दूँ और अच्छे खुशी से फैमिली के साथ हम जी सकते। तो उसके बाद हमको पता चला, इनके बाद मैंने फिर दवाई कराई, उनके बाद एक भैया का उनका जन्म हुआ 9 साल के बाद। इन्होंने कभी बोला था आपसे ऐसा कुछ कि मैं ऐसा महसूस करती हूँ ऐसा? इन्होंने कुछ नहीं बोला, बहुत छुपा के ही रखा हमारा। जब पता चला और कि ये लड़का नहीं लड़की है ना, तो समाज में गांव वालों ने, परिवार वालों ने क्या कुछ बोला? नहीं, परिवार वाले तो ऐसे कि हमारे मम्मी पापा ने ऐसे लगे कि हमको सर नीचे देख के जीना पड़ता है। सिर नीचे हो गया? हाँ, सर हमारा नीचा झुका के जीना पड़ता है, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा हमारा लड़का पैदा हुआ, तो हमको सर नीचा करना पड़ता है। वो कुछ बोलते हैं परिवार वाले? परिवार वाला नहीं बोलते, लेकिन समाज में हमको ऐसा लगा। इनकी थोड़ी गलती है, कुछ गुनाह तो नहीं किया? नहीं, वो तो भगवान की गलती है। बनाने वाला तो ऊपर वाला है। अच्छा, तो अब क्या चाहती है आप? अब जो आपको लगता है, महसूस होता है कि आपका सिर नीचे हुआ है, वो कैसे ऊपर हो सकता है? मेरा लड़का अभी भी वो पुलिस की वर्दी पहन के भी पुलिस बन सकता है, तो मैं सर झुका के जी सकती हूँ। सर उठा के जी? हाँ, सर उठा के जी सकती हूँ। अच्छा, अभी भी क्या मानती, लड़का मानती है कि लड़की? मैं इनको यशवंत करके ही पुकारती हूँ। अभी भी? अभी भी मेरे लाडका है बहुत, इनसे भी ज्यादा लाडका वो है। अच्छा। जी नमस्ते, मैं यशवंती किन्नर हूँ। मैं डूंगरपुर जिले की रहने वाली हूँ और मैं एक ट्रांसजेंडर सोशल एक्टिविस्ट हूँ। यशवंती एक आरक्षण की मांग उठा रही है ना? उस आरक्षण पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले यशवंत से यशवंती बनने की कहानी पे आना चाह रहा हूँ। शुरुआत से शुरू करना चाह रहा हूँ। एक बच्चा जो छोटा सा था और बड़ा हुआ और उसके अंदर अलग अलग तरीके के चेंजेस आए, समाज से वो लड़ा। बड़ी स्ट्रगल की कहानी है आपकी। आप ट्रांसजेंडर हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब क्या होता है?
ट्रांसजेंडर का मतलब ये होता है कि आप जिस जेंडर यानी कि जिस शरीर में आप पैदा हुए हो उस शरीर से आपकी आत्मा मेल नहीं खा पाती है, उसे कहते हैं हम ट्रांसजेंडर। जैसे कि मैं एक आदमी के शरीर में पैदा हुई लेकिन मेरी जो अंदर की भावना, जो मेरे अंदर की फीलिंग्स, जो मेरी आत्मा थी, जो मेरी रूह थी, वो एक औरत की थी, तो उसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। तो पहली बार कैसे पता चला आपको कि आप पुरुष नहीं महिला हैं? जी, बचपन से ही कुछ चलना फिरना, बोलना, लड़कियों के साथ खेलना, कूदना, उठना बैठना सब चलता रहा था। 12 साल की एज से मैंने देखा कि मेरे कुछ स्तन जो ऑर्गन है खास मेरे शरीर के, वो बढ़ने शुरू हो गए। फिर मैं 10 साल या 9 साल की थी तो मेरे मम्मी पापा मुझे कहीं डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो डॉक्टर का कहना ये हुआ कि जैसे कि आप कह सकते हैं कि मेरे जेनेटिक जो मेरे खास ऑर्गन थे जो मुझे पुरुष साबित कर रहे, जो मेरे ऑर्गन, वो उनका विकास होना बंद हो गया है ना, वो विकसित नहीं हुए मेरे ऑर्गन। उस वजह से उनको जैसे ही डॉक्टर ने बताया तो मेरे मम्मी पापा को भी शौक लग गया, क्योंकि मेरे बाद कोई उनकी दूसरी औलाद नहीं थी। उन्होंने तो मेरे को लड़का समझ के ही पाल पोस के बड़ा कर रहे थे। तो उनको जैसे ही पता चला कि मैं एक किन्नर हूँ या मैं अलग हूँ उनसे, औरत आदमी में नहीं हूँ, तो फिर मेरे 9 साल या 10 साल के बाद मेरे भाई का जन्म हुआ है। तो उस टाइम रिएक्शन क्या था घर वालों का? कैसे समाज के सामने कैसे ये बात आई और समाज का सामना कैसे किया घर वालों ने? घर वालों ने जो समाज का सामना, बात तो छुपा के रखी थी तब तक तो, है ना। और घर में कुछ इस तरीके की बात चल रही थी कि बचपन से कि इसको जहर दे दो, ऐसा कुछ भी हुआ था। और मेरे घर में एक पहले से ही मेरे सगे मामा जी हैं, वो भी मेरे टाइप के हैं, पता नहीं वो भी, उनके भी यही प्रॉब्लम थी। तो पहले से थे, तो वो खुल के समाज में रह नहीं पाए, जी नहीं पाए, उनको भी लोगों ने कुछ ऐसे ही घर वालों ने वगैरह परेशान किया, तो वो बॉम्बे सेटल हो गए और उन्होंने बॉम्बे अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे, और उन्होंने अपनी जो भी चेंजिंग, जो एक ट्रांसजेंडर वुमेन बन के वो अपनी लाइफ खुशी से जी रहे थे। लेकिन फिर वो तो चले गए, लेकिन बारी आ गई मेरी। तो मेरे को जितना हो सके उतना घर में छुपा के ही रखने की कोशिश की कि मेरी जो आइडेंटिटी है वो बाहर नहीं जाए। और ये किसने कोशिशें करी कि जहर दे दो या ख़त्म कर दो या इनको बाहर नहीं आने दिया जाए? मेरे को ऐसी बात मेरी फैमिली की, इसलिए मैं नहीं कहना चाहूँगी यहाँ पर। लेकिन सर जैसे ही मम्मी पापा को ये बात पता चली तो फिर वो शौक थे, तो फिर मेरे नानी जी और नाना जी जो मेरे ननिहाल पक्ष के लोग थे, उन्होंने सोचा कि इसके साथ कुछ अहित ना हो जाए, यूँ करके मेरे को ननिहाल में ही मेरा पालन पोषण में 25 साल की ननिहाल में ही हुई। उसके बाद ननिहाल में ही मैं पली बड़ी हुई है ना, मेरे ननिहाल में लोग मेरे को लेके चले गए, मेरे नानी जी नाना जी। यहाँ पर दिक्कत हो रही थी घर वालों को, है ना जी, क्योंकि यहाँ पापा के घर परिवार से ही कुछ दिक्कत थी कि पापा मेरे क्या थोड़े वो पुरानी सोच के ख्यालात के, तो अब ये घर में इस टाइप का इंसान है तो हम कैसे बताएं समाज को, कैसे बताएं मेरे भाइयों का रिएक्शन क्या होगा, मेरे गांव का रिएक्शन क्या होगा, मेरे परिवार का रिएक्शन क्या होगा, मेरे समाज में मेरा बैठना उठना कैसा रहेगा मेरे घर में। और कल मेरी दूसरी भी औलाद आती है तो उसको भी मेरे शादी वगैरह करने में तकलीफ होगी। तब तो मैं जब छोटी थी तब तो मतलब हिजड़ा शब्द, मतलब आप समझ लो ये लोगों के लिए आप बोल ही नहीं सकते कि तब क्या मेरे पे गुजरी थी, है ना। और फिर मेरा ननिहाल में मेरा बचपन बहुत अच्छे से गुजरा, लेकिन मेरे को परेशानी स्कूल में फेस हुई। और एक मेरी लाइफ में ऐसा समय भी आया जिस टाइम में मेरे को खुद ननिहाल छोड़ के भी मेरे को कहीं किन्नरों में चले जाना पड़ा। स्कूल में आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर सबसे पहले तो मेरे को ये दिक्कत हुई कि जब भी मेरे को टॉयलेट बाथरूम जाना होता था तो मैं जैसे कि 7 बजे से अपनी क्लास शुरू होती थी तो 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक छुट्टी होती थी खाने की, है ना। तो तब तक जो बीच में ब्रेक होता था, आप पानी पी आओ, पेशाब पे करके आओ, उस टाइप का जो ब्रेक होता था, तो मैं बाथरूम नहीं, पेशाब नहीं जा पा रही थी। ना तो मैं लेडीज़ टॉयलेट में जा पा रही थी, ना मैं जेंट्स टॉयलेट में जा पा रही थी, क्योंकि अगर मैं लड़कों के बीच में जाती बाथरूम करने तो मेरे जनाने अंग विकसित नहीं से, तो मुझे वहाँ पर लड़के तो कोई लड़के मेरे साथ वाले तो ये भी मेरे पे क्वेश्चन किया कि तुम बाथरूम करने क्यों नहीं आते हमारे साथ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम पूरा दिन अंदर क्यों बैठे रहते हो। तो मुझे यही दुख था कि मैं पूरा दिन अगर जोर से बाथरूम लगी भी है तो मैं पेट पकड़ के क्लास में बैठी रहती, मेरा ध्यान भी डिस्टर्ब होता पढ़ाई से। लेकिन मैं ना तो लेडीज़ टॉयलेट में जा पाती, ना मैं जेंट्स टॉयलेट में जा पाती सर। अच्छा, कभी कोई ऐसी चीज़ें हुई, कोई ऐसी हरकतें जिन्होंने मतलब अंदर से तोड़ के रख दिया हो यशवंती को?
जी सर, अगर मैं कहूँ तो मुझे 9वीं 10वीं जब मैं पढ़ रही थी, ये 2 साल तक हमारे एक टीचर थे जिन्होंने मेरे को ऐसे कितने 100 बच्चे बैठे हुए थे उनके सामने मेरे को खड़ा किया, आप खड़े हो जाओ यूँ। फिर उन्होंने कहा कि तेरी चाल ऐसी कैसी है, तेरी चलन ऐसी कैसी है, तू ऐसे क्यों बोल रहा है, तू लड़कियों की तरह क्यों चल रहा है, तेरे में जानबूझ के ये सब क्यों कर रहा है, तू लड़की थोड़ी ना है। मुझे वो उन टीचर का ये कहना था कि अगर कोई लड़का हो के लड़की की तरह फील कर रहा है, उनकी लड़की की तरह वो बोल रहा है और चल रहा है, तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आता है, यूँ वो कह रहे थे। तो अगर मेरे लिए एक लड़के की तरह अगर मैं वहाँ कर पाती तो शायद मेरे जैसे कितने लोग आज ये नहीं होते। तो उन टीचर ने मेरे को खड़ा करके मेरे को इतना जलील किया उन बच्चों के सामने। फिर उनका ये डेली का हो गया, वो मेरे को महीने 15 दिन में एक बार ऐसे ही खड़े करते और फिर मेरी मजाक बनवाते सब बच्चों के सामने। और फिर मैं इसलिए डर गई थी कि तब मेरे 10वीं थी और कई 10वीं में आप जानते हो कि 20 नंबर स्कूल से जाते हैं और बाकी इसलिए मैं करे मेरे नंबर के ये काट ना ले यूँ करके मैं डर के कुछ बोली नहीं। 10वीं तक मैंने उनका बहुत टॉर्चर सहन किया। अभी क्या एजुकेशन है आपकी? सर मैं 12वीं तक ही पढ़ी हुई हूँ। 12वीं तक पढ़ी हुई है। जी, और अभी कुछ तैयारी कर रही है? मैं यानी कि जो 12वीं लेवल के जो एग्ज़ाम निकलते हैं उनकी मैं तैयारी कर रही हूँ सर, बिल्कुल। अच्छा, तो 12th में कितने परसेंटेज थे आपके? मेरे शायद 16 थे 12th में। तो फिर क्यों छोड़ दी, पढ़ाई क्यों छोड़ दी? सर मेरी तब तक मेरी आइडेंटिटी खुल के बाहर आ चुकी थी और जैसे कि मेरे स्तनों का बढ़ना, मेरे ऑर्गनों का विकास नहीं हो पाना, फिर मेरी चाल चलन बोलने जो मेरी लैंग्वेज, मेरे चलने का तरीका, वो सब एक कहते हैं कि अपन एक लड़की जवान हो जाती है। तो मैं भी जैसे 12वीं की तो मैं भी अपने आप को 12वीं तक होते होते मैं जो थी वो मैं जवान हो चुकी थी। तो जो मेरा लटक के चलना, मटक के चलना, शर्मा के बात करना, एक अलग लहजे में बात करना, तो शायद इस वजह से मैं कॉलेज नहीं कर पाई। इस वजह से आप कॉलेज नहीं कर पाए, है ना? पढ़ने का मन था आपका? जी, मेरा पढ़ने का मन आज भी बहुत है। अगर मुझे कोई वापस मैं चाहती हूँ मैं पढ़ाई शुरू करूँ, मेरे को आज भी फाइनल बीएड, बीएसटीसी, ग्रेजुएट मुझे आगे पढ़ना है। मैं पढ़ना तो चाहती हूँ सर, बिल्कुल मैं पढ़ना चाहती है, लेकिन क्योंकि समाज आपको अलग नज़रिए से देखता है, जलील करता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने से रोक रही है। पढ़ने से रोक ले, बिल्कुल। अभी आप देख सकते हैं नूर शेखावत करके मैम ने अगले इसी साल एडमिशन लिया, तो उनको एडमिशन लेना कितना भारी पड़ गया। उन्होंने कितने स्ट्रगल किए, तब जाके उनको कॉलेज वालों के सामने उन्होंने कितना भिड़ी, कितना संघर्ष किया, तब जाके उनको एडमिशन मिला। तो मेरा तो यहाँ टीएसपी क्षेत्र में तो एडमिशन लेना ना मुमकिन ही नहीं है, ऐसा समझ सकते हैं हम। कॉलेज वाले नहीं देते क्या एडमिशन? जी नहीं, मुझे मेरी चाल चलन से 1-2 कॉलेज में रिजेक्ट कर दिया। ट्राई किया था आपने? मैंने बिल्कुल ट्राई किया। कॉलेज वालों ने ये बोल के रिजेक्ट कर दिया कि आप मतलब नॉर्मल नहीं है, अलग है। अलग है। तब तो सर मैंने 2016 से 12वीं उत्तीर्ण की थी। उसके बाद तो तब तो बहुत छोटी थी, इतना पता नहीं चलता था यूँ, इसलिए मैं आगे नहीं, अपने आप को फिर मैंने छुपा के ही रखा कि चलो ठीक है, छोड़ो, अब नहीं कर पढ़ना आगे, जो भी ये सब ठीक है, यूँ करके मैं आगे नहीं पढ़ी। घर छोड़ के भाग गई थी, क्या कहानी है वो? लव। लव? जी हाँ, लव। क्या हुआ था, बता दीजिए, पूरी कहानी बताइए। सर देखो, अगर हमें किसी से लव होता है या प्यार होता है, जैसे कि आप ट्रांसजेंडर कह रहे हो, तो ट्रांसजेंडर वुमेन है ना, अगर ट्रांसजेंडर वुमेन अंदर से अपने आप को औरत फील करती है तो फिर गुण तो सब वुमेन के होंगे। तो मुझे किसी से कुछ अच्छी दोस्ती, लव कह सकती है, दोस्ती कह सकती है, उतना मेरे को उनसे अटैचमेंट हो गया था। तो उसकी फैमिली ने मेरे घर पे आके इतनी गंदी, जैसे कहते एक धुमाल पट्टी बोलते ना अपन, जैसे गंदी कुछ आके मेरे घर पे आके इतनी गंदे तरीके से मेरे को उन लोगों ने कहा कि ये तो इस तरह की है, कि ये तो हिजड़ा है, यूँ करके फिर मेरी सोसाइटी में, समाज में उन लोगों ने मेरे प्रति एकदम गंदी बात फैला दी कि ये इस टाइप की हैं। जो मेरी आइडेंटिटी मेरे माँ बाप छुपा रहे थे, मेरे ननिहाल पक्ष के लोग छुपा रहे थे, मैं खुद भी छुपा रही थी, वो उन लोगों ने ऐसे सामने लाके खड़ी कर दी कि ये एक हिजड़ा है ना। तो फिर मुझे मजबूरन अपने, जैसे कि मेरे ननिहाल में लोगों, ननिहाल पक्ष के लोगों का भी फिर मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं रहा है ना, और यहाँ पर पापा का डर भी था और मम्मी तो साइड से मेरे सपोर्टर ही रही है। तो फिर मैं थोड़े दिन के लिए भाग गई। कहाँ भाग गई थी आप? मैं सर किन्नरों में चली गई थी। कैसे वापस आना हुआ?
सर मैं ऐसे ही कई किन्नौरों में चली गई थी, फिर मैंने बदाई बस्ती करके जैसे ही मैं वापस लौटी तो मैंने ऐसे यूट्यूब देख रही थी तो उसके ऊपर मैंने गंगा मैम का एक वीडियो देखा जो फर्स्ट पुलिस कांस्टेबल है राजस्थान की। तो मुझे भी लगा कि मैं भी पढ़ी लिखी और मेरा बचपन से सपना था कि मैं पुलिस बनूं, तो ये बने तो मैं क्यों नहीं बन सकती, यूँ करके फिर मैं वहाँ से वापस आ गई। अच्छा, तो पहले आपका कोई मोटिव नहीं था, है ना? पहले आपको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकती और मेरी लाइफ मतलब कि अब है कुछ नहीं आगे, मतलब, है ना? इसलिए आप भाग गई थी। भाग गई थी मैं। और जब आपको लगा कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ, मेरा भी कुछ हो सकता है, तो वापस आ गई। जी, क्योंकि सन 1947 में देश आज़ाद हो चुका है, उसके बाद अगर सरकार ने हमारे लिए कुछ ऑप्शन रखे होते तो शायद मैं आगे लड़ती और फाइट करती। मेरे लिए भाग जाना मेरा रास्ता नहीं होता, मैं आगे फाइट करती। और मेरे अंदर आज भी बचपन से जज्बा था मैं पुलिस बनूं, आज भी मेरे अंदर जज्बा है कि मैं पुलिस बन के देश हित में मैं देश की सेवा कर सकूं। मैं औरतें हैं, मैं ट्रांसजेंडर है, मेरे जो ट्रांसजेंडर बच्चे जो तकलीफ़ें मैंने सहन की है, जो इसी तरह की तकलीफ़ें अभी फेस कर रहे हैं, उनकी सहायता करूं, औरतों की सहायता करूं और देश की सेवा करना चाहती हूँ। बस मेरा यही सपना है कि मैं एक पुलिस बनूं। सर्जरी करवाई है आपने, क्या ज़रूरत थी सर्जरी की? सर्जरी की ज़रूरत शायद उसने मुझे अधूरा बनाया और मैंने अपने आप को पूरा कर लिया। अधूरा मीन्स क्या हुआ सर्जरी में, और मतलब सर्जरी में क्या हुआ बेसिकली? बोले तो आई एम ट्रांसजेंडर वुमेन, है ना? तो जो मेरे खास ऑर्गन थे वो जो काम नहीं करते थे, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं औरत हूँ। तो मुझे जैसे कि अब देखो टेक्नोलॉजी ऐसे हमारे विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। तो मैंने देखा न्यूज़ में और कई वीडियो में कि लोग अपना सेक्शन सर्जरी करवा रहे, तो मैंने भी अपनी सर्जरी करवाई। कितना खर्चा आया इस सर्जरी में? सर 1 से 2 लाख कह सकते हैं हम। इतना पैसा कहाँ से अरेंज किया? बचपन से लेके अपने कुछ पैसे थे, और जो मेरे मामा जी हैं ट्रांसजेंडर, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा बम्बई से, और उन्होंने ही मुझे बम्बई बुला के फिर मेरी सर्जरी करवाई। जब सर्जरी की बात घर वालों के सामने करी या फिर दोस्तों के सामने करी या समाज के सामने जब ये बात आई, तब क्या हुआ था? अपनी सर्जरी की बात कभी किसी के सामने नहीं की है, ये पहली बार इस मीडिया पे मेरी सर्जरी की बात खुल के आ रही है, बाकी मैंने कभी किसी के सामने नहीं की है। ऐसे मॉम डैड जानते और परिवारजन जानते कि मेरी सर्जरी हो चुकी है, लेकिन मैंने कभी बात नहीं की किसी के सामने खुल के। अच्छा, नहीं तो सर्जरी करवाने की जब बात हो रही थी घर में, घर वालों का क्या रिएक्शन था? मना नहीं किया उन्होंने कि नहीं करवाना, या इसके नुकसान भी हो सकते हैं, या डर नहीं लगा घर वालों को? डर तो मुझे भी बहुत लगा था। मुझे भी डर तो बहुत लगा था, लेकिन मेरे मामा जो थे मेरा बैक सपोर्ट थे मेरे घर में। मैं एक गुड लक कह सकती हूँ अपने आप को कि मेरे जैसा ही मेरे परिवार में पहले से है, तो जो मेरी थोड़ी सी तकलीफ़ समझ पाई और उसने मुझे बुलाया, और ये जो सर्जरी हुई वो मेरे मामा और मेरे पर्सनली हुई, और उन्होंने उनके पास रखी, मेरे को 1-2 महीने सेवा वगैरह की, फिर मैं अपने घर पे वापस आई हूँ। तो हीलिंग टाइम बहुत ज़्यादा लगा, कितना टाइम लगा था? पूछो सर, मत पूछो। वो मेरे से ऐसे कह सकते कि ऐसे इंसान मर के वापस जी के खड़ा हो सकता है, उतना मैंने दर्द सहन किया था उस टाइम। नहीं तो कैसा टाइम था वो, और कितना लंबा टाइम था? बहुत दर्दनाक टाइम था सर। मैं घर पे आई 2 महीने हुए और मेरे को 3 महीने जैसे होने लगे, और मेरे को पता चला कि यहाँ पर कई मुख्यमंत्री जी की जन सुनवाई है, और मेरे परीक्षा भाई मैं तो 2018 से दे रही हूँ, है ना? तो अभी देखो मेल फीमेल 2 ही कॉलम है, तीसरे का कोई कॉलम आ नहीं रहा है। तो क्यों ना मैं 3 महीने अपनी सर्जरी से उठ के मैं मुख्यमंत्री जी के पास जन सुनवाई में कूद के आगे गई, लोगों के बीच में धक्के खा के मैं सर्जरी में आके जाके मैंने उनको अपनी मांग रखी, और तब से राजस्थान में ट्रांसजेंडर का कॉलम आना शुरू हो गया। शायद मुझे लगता है कि मैं राजस्थान की पहली किन्नर होगी जिसने ट्रांसजेंडर कॉलम की मांग भी की, और अब भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ट्रांसजेंडर कॉलम आना शुरू भी हो गए। अभी क्या काम कर रही हैं आप? जी, अभी तो बस मेरी किसी संस्था में मैं जुड़ी हुई हूँ, और रोज़गार गारंटी में भी जाती हूँ वहाँ। रोजगार गारंटी में जाते हैं? जी बिल्कुल, रोज़गार गारंटी में भी जाती हूँ, और किसी संस्था में जुड़ी हुई हूँ, और किसी का मुझे बैक सपोर्ट है। गांव वालों का क्या है, मतलब आपके लिए समाज एक्सेप्ट कर चुका है आपको? जी, मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, और मैं उनके साथ काम पे भी जाती हूँ तो वो मेरी हेल्प भी करते, और मेरा गांव मुझे एक्सेप्ट करता है।
फिर अपन कहते हैं कि चावल पूरे एकदम चावल पूरे साफ ढूंढने जाओ तो नहीं, एक दो उगने मिल ही जाएंगे, तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी लाइफ मुझे भगवान ने जैसी दी है मैं जी रही हूँ, लेकिन मेरे गांव के लोगों का नज़रिया और मेरे प्रति जो स्वभाव है मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना, मेरे प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है मेरे गाँव के लोगों का। शादी करना चाहती हैं? जी बिल्कुल नहीं, नहीं करना चाहती हैं? बिल्कुल नहीं। अब मेरा इन सब चीज़ों से मन उठ चुका है। जो एक एज थी मेरी 18-22 साल की, तब तक तो चलो ठीक है, एज ए वुमेन अपने आप को समझती थी तो कुछ फीलिंग्स नहीं होता, लेकिन अब मेरे को यही जज्बा है कि बस मैं कुछ बनूं। जैसे कि मेरे मॉम ने मेरे को एक सवाल कहा था कि बेटा तू ऐसी है ना, अब समझ रहे हो मैं कैसी हूँ, कि बेटा तू इस टाइप की है तो हमारे समाज में परिवार में ऐसे सर नीचा है, तो तू कुछ करके दिखा, हमें कुछ बन के दिखा तो हमारा सर ऊंचा हो जाए। तो बस बचपन से ख्वाहिश है खाकी वर्दी की, और देश की सेवा करना चाहती हूँ, जनहित में कार्य करना चाहती हूँ, और बस अब मेरा जीवन एक ही चीज़ में लगा हुआ है कि मैं कुछ बन के दिखाऊँ, है ना। जिन लोगों ने मेरे को परेशान किया है, तंग किया है, रुलाया मुझे घर छोड़ने के लिए मजबूर किया, मेरी आइडेंटिटी उन लोगों ने बाहर की, उनके मुंह पे करारा तमाशा मार के जवाब दे सकूं कि देख मैं भी अगर किसी से कम नहीं हूँ, है ना, मुझे भी मौका मिले तो मैं भी आगे से आगे तक जा सकती हूँ। अगर किसी के घर में किन्नर है, ट्रांसजेंडर है, कोई बच्चा मेरे जैसा है, अगर हम उसको ऐसे दुक्कारे नहीं और उसका सपोर्ट करें हम, तो वो भी कुछ पढ़ लिख के कुछ बन सकता है और अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। बस हमें उसको सहायता करने की ज़रूरत है, उसको सहारने की उसको एक सहारा देने की ज़रूरत है सर। नालसा जजमेंट आया था है ना 2014 में, तो उस टाइम समझ थी कि जजमेंट जो आ रहा है हमारे पक्ष में आ रहा है, और कुछ खुशी हुई थी उस चीज़ की? नहीं सर, तब मेरे को पता ही नहीं था नालसा जजमेंट कब आया, वही मेरे को मालूम नहीं था। वो मेरे को 2020 या 21 में मेरे को पता चला कि हमारे लोगों के लिए भी ये नालसा जजमेंट हुआ है, और हमारे लोगों के लिए, हमारे जो बड़ी माइयाँ हैं उन्होंने भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और अपना पक्ष रखा, और हमारी जीत हुई। वो मुझे 21-22 में पता चला। क्या है नालसा जजमेंट, कुछ बता सकती है दर्शकों को? जी, ये जजमेंट वो है सर कि जैसे कि आप उस सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ चुका है कि आप जैसे कोई ट्रांसजेंडर हैं उनके लिए आप तीसरे लिंग जो, जैसे कि इस देश में पुरुष और महिला के सिवाय तीसरा लिंग भी है ना, तीसरे लोग भी, तीसरी समाज भी इस देश में है। हमें तो सबसे पहले ये उन्होंने अधिकार दिया। दूसरा कि नालसा जजमेंट में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए 2% 1% आरक्षण की भी मांग उठाई है, और वहाँ पर उन्होंने आदेश दिए हुए, लेकिन हमारे राज्यों में अभी तक उस कानून के ऊपर कोई सुनवाई नहीं की गई है। क्यों जाते हैं किन्नर शादी में, क्यों जाते हैं? सर आप देख सकते हो कि जब राम भगवान वनवास गए थे तो राम जी ने जैसे ही आगे जाके, जैसे कि अपने गांव के जो बॉर्डर होते वहाँ पर जाके उन्होंने कहा कि आप सभी औरतें और पुरुष आप घर पे चले जाओ, यूँ कहा होगा उन्होंने। तो जो हम थे, जो ना औरत थे ना पुरुष थे, तो औरतों और पुरुषों के लिए राम भगवान ने कहा, लेकिन वो हमें कहना भूल गए। तो वो जैसे वो वनवास चले गए, तो हमारे जो कम्युनिटी थी उन्होंने 14 वर्ष तक उनका तब किया, वहाँ पर बैठे उनका इंतज़ार किया। उसके बाद जब वो वापस 14 वर्ष के बाद लौट के आते तो वो देखते कि हम उनके इंतज़ार में वहीं खड़े हुए। तो फिर उन्होंने देखा कि पूछा कि आप क्यों यहाँ पर रुके हुए मेरे पीछे, मैंने तो आपको जाने के लिए कहा था। तो उन्होंने कहा कि आपने कहा था कि सभी नर और नारी घर पे चले जाओ, तो हम तो ना नर है ना नारी है, तो हम कैसे घर पे जाएं यूँ। तो इसलिए उन्होंने, राम जी ने उनकी जो भक्ति भाव ट्रांस किन्नरों की थी उनके ऊपर खुश होकर उन्होंने कहा कि आप जिसकी खुशी में, जिसकी शादी ब्याह बच्चे का कहीं कुछ जन्म होता है, आप किसी की खुशी में जन्म उत्सव में अगर आप जाते हो तो ऐसे पॉजिटिव एनर्जी, अपन कह सकते हैं कि आपका जाना बहुत शुभ गिना जाएगा, आपका आशीर्वाद भी लोगों को फलेगा। ऐसे कहते हैं कि लोग कितनी भी बड़ी मुसीबत में हो और कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स में हो और उनके भाग्य में जो विधाता लिखना भूल जाता है, अगर वो किसी किन्नर की उनको दुआ लग जाती है तो वो ऐसे ही उनके भाग्य में लिख देते हैं, लिखा जा सकता है ना। चलिए, दुआ आप बोल रही हैं कि लगती है किन्नर की, है ना, और जो नहीं होना होता है वो किन्नर की दुआ से हो सकता है। बद्दुआ लगती है किन्नर की? बाकायदा लगती है ना सर। क्यों देते हैं किन्नर बद्दुआ?
किन्नर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते सर। नहीं देते हैं? हाँ, मैंने तो कभी, मेरे साथ के किन्नर भी, हमने तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी। हमारा तो काम है कि परिवार वालों के घर पे जाना, उनकी खुशियों में सम्मिलित होना, उनको दुआएं देना। हम तो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते और मेरे सामने तो कभी किसी किन्नर ने किसी को बद्दुआ नहीं दी। मगर ऐसा कहते हैं कि किन्नर अगर बद्दुआ दे तो खराब है ना? हाँ बिल्कुल, ऐसा मैंने भी सुना है, लेकिन मैंने कभी किसी को देते हुए देखा नहीं है, तो मैं यहाँ पर वो नहीं कह सकती। नहीं देते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल नहीं देते हैं। मैं पूछूं अगर आपसे कि लाइफ का सबसे डिफ़िकल्ट डे आज तक, आपकी लाइफ की सबसे कड़वी याद अगर कुछ हो, वो क्या रहेगी? जैसे वो जो मैंने बात की थी आपको कि मेरे घर वालों का मेरे प्रति नज़रिया, जो मैंने, जिससे मेरी दोस्ती थी, उन लोगों ने आके मेरे घर पे तमाशा किया। उसके बाद मेरे को मजबूरन सुबह में मैं भाग गई घर से, है ना। भाग गई, तब जाके कहीं रोड पे जाके मैं ऐसे कुआं तलाश रही थी, किसी कुएं में कूद जाऊं, है ना। तो उस कुएं में कूदने के लिए मैं मरना चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। मेरे इन लोगों ने मेरी इज्जत का वैसे ताड़ ताड़ कर दिया, मेरी इज्जत तो कुछ इन लोगों ने रहने दी ही नहीं। तो मैं कहीं कुआं कूद रही थी, कहीं रस्सी ढूंढ रही थी कि अपने आप को कहीं मैं मर जाऊँ यूँ करके। तो तब मुझे एक ट्रक मिली। तो फिर मैंने, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, मैंने ट्रक को हाथ किया, उस ट्रक में मैं बैठ गई, है ना। मैं इन सब से दूर जाना चाहती थी, चाहे वो सफ़र में दूर चली जाऊं या फिर कहीं मैं अपने आप को आत्महत्या करके मैं दूर चली जाऊं, ऐसे मैं दूर जाना चाहती थी इस क्षेत्र से। क्योंकि इस क्षेत्र में मेरे को ऐसा फील हो गया था कि उन लोगों ने जो रात को तमाशा किया उससे मेरी इज्जत बिल्कुल चली गई है ना। तो मैं दूर जाना चाहती थी। तो फिर ट्रक में जो ड्राइवर थे वो मेरे से ऐसे, हम कह सकते कि कुछ अंदर से उनकी कुछ भावना होगी, लेकिन मेरे को वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। तो फिर उससे उन्होंने जैसे ही मुझे कुछ टच करने की कोशिश की, तो मैं ट्रक से ऐसे कूदी रोड पे, तो मैं कूद गई वहाँ से। कूदने के बाद सर मैं पास ही में कहीं रेलवे स्टेशन था, वहाँ पर जाके मैं बैठी। मैं सुबह से, एक बच्चा अपने किसी कारणवश भाग जाता है, उसे वो भूखा है, वो प्यासा है। तो फिर कोई ट्रेन पे जाके मैं बैठी थी, तब कुछ गुंडे कह सकते हैं हम, 4 से 5 गुंडों ने आके वही जो वहाँ पर, जो वहाँ से बच गई थी, वही वापस दोहराने की शुरू की। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा, किसी ने मेरे पाँव पकड़ने की कोशिश की, और जैसे ही मेरे साथ कुछ गलत करे, उतने में पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से ऐसी शक्ति आती है या कुछ होता है मेरे अंदर, कुछ वाइब्रेशन के, मैं उन 5 को पताड़ देती हूँ, 5 को फेंक देती हूँ। उसके बाद भाग जाती हूँ और भाग के कहीं चौकी होती है, वहाँ मैं अंदर घुस जाती हूँ। तो वहाँ पर मुझे पुलिस का काफ़ी सपोर्ट रहा और उस टाइम मेरे को बचा लिया, नहीं तो पता नहीं उस टाइम मेरे साथ क्या होता। ये जीवन में आज भी एक कड़वा घूंट है, और मैं खुल के कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी न्यूज़ के थ्रू, अगर आप अपने बच्चों को घर से निकाल रहे हो, उनको बाहर जैसे कि समाज से आउट कर रहे हो, आप अपने घर से निकाल रहे हो, तो उनको आगे जाके कितनी बड़ी मुसीबतों का फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, वो आप नहीं जानते यूँ। क्योंकि तब कोई, हमारा जो परिवार होता है किन्नर परिवार, अगर मैं तब किन्नर परिवार में चली जाती तो वो मुझे बचा लेते, लेकिन वहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे बहुत लंबा सफ़र तय करना था। तो मैं पहुँचने के लिए भी रास्ते में मेरे साथ ऐसे, अपन कह सके इस तरह की घटनाएं मेरे साथ घटी। तो मेरा तो ऐसे गुड लक कि मैं बच गई और मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ट्रांसजेंडर के साथ ये भी गलत होता है। यूँ होता है जी, बिल्कुल होता है। क्योंकि इनको तो बस, आजकल लोग इतने हवस के भूखे हो चुके कि इनको कुछ दिखता ही नहीं है ना। आज हम देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को लोग नहीं टालते, किसी ट्रांसजेंडर को रेप करके गला घोट के उसकी ऊपर पेट्रोल छिड़क के उसकी जान ले ली। कहीं पर हम देख सकते हैं उसकी प्राइवेट पार्ट में लकड़ी जैसी गंदी घिनौनी हरकतें की है। यानी कि लोग इतने गंदे हो चुके कुछ के उनको कुछ दिखता ही नहीं है, वो बस अपनी हवस की प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकते। किन्नरों की टोली में भी शामिल आप हुई थी, वो कैसा सफ़र था और कैसे जाना हुआ, फिर वहाँ से कैसे आई और फिर घर वालों ने एक्सेप्ट किया आपको? सर, इन सब परेशानियों से, कठिनाइयों से जैसे ही मैं किन्नरों की टोली में शामिल होगी, तो मैं अपने आप को मेरे को ऐसे लगा कि अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, है ना। मेरे को वहाँ पर ऐसे, मेरे को सहारा देने के लिए लोग थे, वहाँ पर मेरे साथ एक अच्छे रिश्ते बने, वहाँ सब मेरे को अपनेपन से मेरे को रखने लगे और मेरे को सहारा दिया उन लोगों ने। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अकेली रेलवे स्टेशन पे जो मैं बर्दाश्त करके आई हूँ, जो मैंने ट्रक में बर्दाश्त किया,
उससे तो काफ़ी अच्छा है कि मैं इन लोगों के बीच में मैं सुरक्षित तो रह पाऊंगी ना। एक बच्चे को जैसे कि मैं घर से भाग के ही कहीं खुदकुशी कर लूँ या क्षेत्र में मेरी इज्जत बिगड़ चुकी है, मैं कहीं और चली जाऊँ, मर जाऊँ, तो उनके अंदर मेरे को माँ बाप का भी प्यार मिला, परिवार का भी प्यार मिला, अपनापन भी मिला। और मैं जिन जिन लोगों के पास रही वो बहुत अच्छे थे और आज भी मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। तो कोई शर्तें होती हैं उनकी कि एक नए किन्नर को एक्सेप्ट करने के लिए या किसी को शामिल करने के लिए कुछ तो प्रोसेस होता होगा? जी वही गुरु चेले का होता है, ये परंपरा सतयुग से चलती आई है, द्वापर युग से चली, त्रेता युग में चली, यही परंपरा है गुरु चेले की परंपरा। क्या होता है गुरु चेले की परंपरा में? मतलब आप अगर कोई एक नई किन्नर अपने किन्नर परिवार में शामिल हो रही है तो उन्हें जो बड़े होते हैं उनके नाम में चेला करते हैं। जैसे अपन कहते हैं कि किसी औरत को उनके पति का नाम मिल जाता है ना, या फिर बाप का नाम मिलता है किसी बच्चे के पीछे, इसी तरीके से गुरु का नाम मिलना मतलब जीवन अपना बहुत अलग ही हो जाता है। ये एक गुरु का नाम जैसे अपने पीछे लगता है तो ऐसे अपन कह सकते हैं कि उसकी ज़िंदगी सुधर गई हो। किन्नर सबसे बड़ा किसे मानता है, गुरु को? जी, जीवन में सबसे बड़ा गुरु ही होता है, उनका आदेश नहीं टाला जा सकता। कभी नहीं टाला जा सकता। और गुरु बहुत अच्छे होते हैं ना, ये अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं अपने जो चेले होते हैं उनको। अच्छा, कई बार ऐसे इंसिडेंट आते हैं या कुछ लोग ये सब बोलते हैं कि एक बार अगर किन्नर की टोली में चले गए तो वहाँ से निकल कर आना बहुत मुश्किल होता है, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, अपनी मर्जी से जाते बच्चे आते और सुरक्षित रहते। मैंने तो ऐसा अनुभव अपनी लाइफ में नहीं किया तो मैं शायद नहीं कह सकती कि ऐसा कुछ है यूँ। वहाँ पर कुछ जोर जबरदस्ती से कुछ गलत काम तो नहीं होता है या गलत काम करवाया नहीं, जाए? बिल्कुल नहीं। देखो किन्नरों में तो बहुत ही, वहाँ पर तो बहुत अच्छे से रहते, खाना पीना, सुबह में खुशी खुशी बधाई बस्ती में जाओ वापस आओ, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमारे तो मैं जहाँ गई थी वहाँ पर तो 6 बजे के बाद हम जैसे अपने आप को औरतें समझती तो 6 बजे के बाद हम घर से बाहर भी नहीं निकलते क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, और बहुत अच्छे से रखते हैं वहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। चलिए, पढ़ाई आपने करी है, अब क्या चाहती हैं आप, क्या मांगे सरकार से, क्या मांगे यशवंती की? यशवंती की सरकार से यही मांगे कि जिस तरीके से विकलांग हैं, तलाकशुदा हैं, है ना, विधवा हैं, उनको अलग कोठा आपने दिया, उनको अलग आरक्षण दिया हुआ है, तो हमें आपने अभी ओबीसी कैटेगरी में रख दिया है किन्नरों को, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरी लाइफ मैंने खुल के इसलिए बताई कि आप देखो मेरी लाइफ में मैंने कितना स्ट्रगल किया, मेरी कितनी बड़ी समस्या, कितनी बड़ी मुसीबतों को फेस करके मैं आज यशवंती से यशवंती बन के आपके सामने बैठी हुई हूँ। तो मेरा पढ़ पाना, समाज के बीच में रह पाना, स्कूल में जिस तरीके से मैं टॉर्चर हुई हूँ, मैं सबने मुझे स्कूल में टॉर्चर नहीं किया, कुछ ऐसे भी टीचर थे जिनका मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा और आज भी मैं उनको दिल से मानती हूँ। कुछ का रवैया अच्छा नहीं था मेरे लिए, तो उन बच्चों को आप ओबीसी कैटेगरी में रख रहे, लेकिन उन बच्चों की जीवन की शैली जो है वो तो देखो, उनका जीवन कितना कठिन है। अगर कोई हमारे जैसा जाके उस पद पे, जिस पद पे बैठ के आप कानून बनाते हो, हमारे लिए आरक्षण आप बना रहे हो, उस पद पे अगर मेरी जैसी बेटी होती ना तो वो मेरे जैसों के लिए अच्छा कानून बनाती। मैं तो चाहती हूँ, कोई बात नहीं आपने हमें ओबीसी कैटेगरी में रखा, लेकिन ओबीसी कैटेगरी में भी ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए 5 से 6 सीटें कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में निर्धारित करो, उनके लिए 1 से 2% आरक्षण निर्धारित करो। जैसे विधवा हैं ओबीसी में, उन विधवाओं के लिए सीटें होती है, तलाकशुदाओं के लिए होती है, उसी तरीके से ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए भी तो कुछ सीटें निर्धारित करनी चाहिए आपको, और उनके लिए आरक्षण आपको रखना चाहिए, क्योंकि हमें आप ही सरकारी नौकरियों में नहीं लोगे, आप ही हमें, गंगा मैम ने जैसे 2013-14 में भर्ती में उनको हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी याचिका दायर की, उसके बाद उनको इतने साल लग गए नौकरी में आने के लिए। एक ही किन्नर हमारे पूरे राजस्थान में नौकरी में लगी हुई है, तो सरकारी हमें नौकरियां नहीं देना चाहती तो फिर आम लोग तो हमें कोई जॉब देंगे, ये तो संभव है ही नहीं। इसके अलावा यशवंती के क्या क्या शौक है, क्या क्या करना अच्छा लगता है? जी, मैं बहुत अच्छा डांस करती हूँ, कभी कभी गा भी लेती हूँ, और सबसे ज़्यादा शौक तो मेरा पढ़ने का है, मैं पढ़ना चाहती हूँ बस। समाज, कुछ लोग, परिवार इतना मजबूर कर देते हैं कि ना चाहते हुए भी अपने परिवार को छोड़ के जाना ही पड़ता है ना। अपना जिस आंगन में पले बड़े, खेले कूदे, जिस गाँव की गलियों में घूमे, जहाँ पर हम जवान हुए हैं ना,
वो छोड़ के जाना ही पड़ता है, इतना मजबूर कर देते। लेकिन वो तो शुक्र है कि हमारी समाज, किन्नर समाज हम जैसे बच्चों को एक्सेप्ट करती है। अगर हम जैसे बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करें तो फिर हमारे लिए कोई सहारा ही नहीं है। मैं खुद ही आत्महत्या कर लेती। कभी मैंने जहर का गोल करके रखा अपने सामने, उसको पीने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं पी पाई। कभी फांसी के फंदे से लटक गई, कभी किसी कुएं में कूदने की कोशिश की, लेकिन नहीं मर पाई। तो फिर मेरे को पता चला, अब भी मेरे को सब फील हो रहा है कि मेरा जीवन कोई ना कोई अर्थ होगा, व्यर्थ तो नहीं होगा। अच्छा, भक्ति भाव भी बहुत है आपके अंदर, ऐसा मैंने देखा भी है आपकी जैसे स्टोरीज वगैरह पे या रील्स वगैरह में भी आता रहता है। किसको मानती हैं सबसे ज़्यादा? मैं सबसे ज़्यादा महाकाली को मानती हूँ और राम जी को मानती हूँ। ऐसे शिव, भोलेनाथ, दशा माता सभी को मानती हूँ। मैं तो सभी देवता की भक्ति कर लेती हूँ। आधार कार्ड में क्या लिखा है? मेरे आधार कार्ड में आज भी मेरा वही नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कुछ सोच समझ के यशवंत नाम रखा होगा। मेरे आधार कार्ड में नाम अभी भी यशवंती है, लेकिन मैं उसको चेंज नहीं करवाना चाहती। पीछे ट्रांसजेंडर किया हुआ, मैं सभी डॉक्यूमेंट में ट्रांसजेंडर हैं, लेकिन शायद मैं यशवंत नाम चेंज नहीं करवा सकूं, क्योंकि वो उन्होंने प्यार से रखा था और वो आज भी मुझे एक लड़के के रूप में ही देखते हैं कि ये मेरा बड़ा लड़का है ना। आज भी उनको ऐसा ही होता है, मुझे देखते तो ये मेरा लड़का है। अभी जो होना था हो नहीं, वो तो भगवान की मर्ज़ी, लेकिन वो मुझे अभी भी लड़का ही मानते हैं। और मेरा भाई भी मेरे को भाई के ही बुलाता है, मम्मी भी यशवंती ही के बुलाती है। इससे उनको अभी भी दिल में है कि हमारा लड़का ही है, बस हमारा लड़का हमारे पास रह रहा है, उनको खुशी है। टैटू का भी शौक है आपको? टैटू भी बनवाया है आपने? जी बिल्कुल, टैटू का शौक है। घर वालों ने इस पर भी आपत्ति नहीं जताई? नहीं, मेरे पे कभी मेरे घर वालों ने वैसे ज़्यादा रोक टोक तो नहीं लगाई है। नहीं लगाई है ना? जी, मैं एक ब्यूटिशियन हूँ, आर्टिस्ट हूँ, मेकअप आर्टिस्ट। जिनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं यशवंती जी है ना, उनका मेकअप आप ही करती हैं ऐसा सुना हमने, और फेशियल वगैरह यहाँ जो भी है। तो पहली मुलाकात से बताइए, पहली मुलाकात कैसे हुई और चीज़ें आगे जाके, मैं आपका जो दोनों का रिश्ता देख रहा था, बहुत फ्रेंडली आप दोनों, ये चीज़ें कैसे हुई? जी, मैंने इन्हें फर्स्ट बार रोड पे देखा था। वो उनकी बाइक आगे थी, मेरी स्कूटी पीछे थी। इन्होंने पलट के मेरे को देखा, इनसे मैं बहुत डर गई थी। हाँ, बहुत डर गई थी, क्योंकि सुनते हैं ना अपन बात, जैसे कि ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, गलत फहमी होती है। मतलब स्टार्ट से यही सोचते थे कि किन्नर अपन को देखते हैं, अपन को श्राप दे देते हैं। श्राप दे देते हैं, स्टार्ट से यही मेंटेलिटी यही थी। पर जैसे ही वो एक बार यहाँ आए, मेरे सैलून पे आए, तो मैंने फर्स्ट बार उनको देखा, ठीक है। तब मेरे को थोड़ा सा डर था कि क्या बोलूँ, मैं ना भी नहीं बोल सकती और मैं काम भी नहीं कर सकती, क्या बोलूँ मैं इनसे, ठीक है। फिर मैंने किया उनका आईब्रो वगैरह उनका किया, थोड़ी बहुत बातचीत हुई हमारे बीच में। फिर हमारे बीच में अच्छा एक रिलेशन बन गया फ्रेंड का। फिर वो अक्सर आते थे मेरे से, अपनी बातें शेयर करते थे। फिर आज हमारा रिश्ता इतना क्लोज़ है, इतना क्लोज़ है कि क्या ही बताऊँ। मैं सुन रहा था कि सोशल मीडिया पर लाने वाले आप ही हैं उनको, है ना? पहला वीडियो आप ही ने बनाया था, वो क्या कहानी है? जी, ये पहले मतलब अपना फ़ोटो खिंचवाने से, मतलब किसी के सामने आने से डरते थे। फिर मैंने इनको बोला कि आप डरो मत, शूट करो, आपके जैसे बहुत सारे हैं, ठीक है। आप आगे जाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, आपकी जो बात है उनके थ्रू आप बता सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इनको फर्स्ट मॉडल शूट करा था। फिर मैंने अपनी आईडी पे पोस्ट करा, इनको बहुत अच्छा लगा, अच्छे अच्छे कमेंट भी आए, कॉम्प्लीमेंट भी मिले इनको। फिर इन्होंने भी सोचा कि मैं आ सकती हूँ यहाँ से। फिर ये सोशल मीडिया पे आगे बढ़े। आप बड़े पापा हैं, समाज में कैसी लोग बातें करते हैं और आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? ऐसा तो इसके बारे में तो गलत बुराई कोई करता ही नहीं है। 12वीं तक पढ़ा, उसके बाद में उसको कोई सर्विस नहीं मिली, मतलब तो सर्विस के लिए उसने बहुत प्रयत्न किया। आज भी उसकी उम्मीद है कि मतलब कि कुछ भी उसको छोटी मोटी सर्विस अपने खुद के पैरों पे खड़ा होना। मतलब आप क्या लगते हैं? उनका बड़े पापा का लड़का हूँ मैं। बताइए कुछ इनके बारे में, गांव में क्या बातें होती, क्या नहीं होती है, और आपके दोस्तों में कभी कुछ ऐसी चर्चा होती है इनके बारे में? देखो, लोगों का तो है, आपको भी मालूम है कि लोग बातें करते ही रहते। मेरा नाम बबर सिंह चुंडावत है। मैं यहाँ से पास में लगभग 10 किलोमीटर होगा, मांडवकर के गांव है।
वहाँ का ही रहने वाला हूँ। मैंने कहा ना, मेरे गांव से ही एक हेंगजी भाई पाटीदार हैं, उनके माध्यम से ही परिचय हुआ। उन्होंने पूरी व्यथा सुनाई। हालांकि अपन इतने कोई बड़े व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन हमने ये सोचा कि हो सकता है इनके योग्य अगर कोई भी हो, अगर ये इनका सपना अगर पूरा हो जाता तो मुझे यूँ लगेगा कि शायद जीवन में कुछ एक पुण्य काम हुआ। उनके घर के, उनके माँ बाप और उनके पूरी फैमिली की जो आज से नहीं कहीं से ये इच्छा कि हमारे परिवार की ओर से अगर ये हो जाए तो, और ये और उनके आंसू भी देखे। फिर उन्होंने हमको यहाँ बुलाया इनके घर पे भी एक दिन। होली का शायद होली थी। सरपंच साहब हमारे, इसके बाद वो हेंगजी भाई, मैंने पहली बार उनका मकान भी वही देखा उस दिन। फिर उन्होंने घर से भी जो चीज़ें बताई, फिर हमने यहाँ सब ने यही कहा कि हमारी ओर से कभी भी आधी रात को जो हमसे सहयोग हो सके हम देने के लिए तैयार। हम भी ये चाहते हैं कि अगर इनका ये जो सपना है अगर वो पूरा हो जाए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी जी, इनके बारे में तो कुछ कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कुछ बोल सकूं। मेरे लिए देख ईश्वर रूप है मोदी जी तो उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर इनका हो जाता है तो शायद इस पूरे हमारे गांव और उस पूरे एरिया की ओर से सब दुआएं उनको लगेंगी। इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। ये मेरी बड़ी मम्मी है। बड़ी मम्मी है। बेटो है, ये मेरा बेटा है, ये हमारा पति है, मैं बड़ी मम्मी हूँ, वो ये न मम्मी है। जैसे में इन्हें मोरे करो तमें भरना, ठीक है नहीं आता है मन। बढ़िया है। हाँ, चलिए घर देखते हैं, है ना। और ये यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, ये क्या है? जी, ये मैंने फर्स्ट राजस्थान में जो पुलिस कांस्टेबल में यहाँ सरकारी भर्तियों में मैंने ट्रांसजेंडर के लिए कॉलम की मांग रखी थी, और जैसे ही मैंने मांग रखी तो कॉलम आना शुरू भी हुआ। उस टाइम जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने हमें कॉलम दिया, लेकिन बस अब मांगे कि जिस तरीके से कॉलम दिया उस तरीके से आरक्षण की भी व्यवस्था की जाए। और ये क्या है? जी, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र कलेक्टर साहब द्वारा डूंगरपुर में जारी किया गया था, जो मुझे मिला है। और ये ट्रॉफी भी मिली है। ये ट्रॉफी काय के लिए मिली है? ये मैं उदयपुर रत्न से सम्मानित की गई थी मुझे। उदयपुर रत्न से सम्मानित किया गया आपको? जी। चलिए, इधर खाना वाना बनाती हैं? जी बिल्कुल, मैं खुश हूँ कि आप मेरे घर पे आए और मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना भी बनाया है। ये मेरे अपन कह सकते बाहर का भाग है। क्या बनाया खाने में? सब्जी रोटी, और फिर अभी तो रस का मौसम चल रहा है ना, तो आम का रस वगैरह बनाया है। वैसे तो हमने ये इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू में बहुत ध्यान रखा कि कुछ गलत ना बोला जाए, कोई गलत संदेश ना जाए। फिर भी क्योंकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं तो मैं LGBT कम्युनिटी जो है, कहीं पर भी अगर थोड़ी सी भी चूक हुई हो हमसे बोलने में या आपकी भावनाओं को आहत पहुँचे तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। हम सभी का सम्मान करते हैं और सम्मान करते हुए ये वीडियो आपके लिए और इस समाज के लिए एक आईना प्रस्तुत करे, ऐसी उम्मीद है। मेरा नाम है पंकज कुमार, मेरे साथ है यशवंती जी, और उम्मीद है आपको ये कोशिश, ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और शेयर करेंगे तो ये हमारी जो कोशिश है ये कई सफल रहेगी, ऐसी उम्मीद है। तो मैं हूँ पंकज कुमार, मेरे साथ यशवंती जी हैं, कैमरामैन मेरे साथ तरुण है। आप देख रहे हैं टीम TSP। धन्यवाद।